1/100 1/100 यानी 3.22 और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इसका बच्चों आया है 322। तो दिस इज 1/100 यानी 0.01। ठीक है, अब मुझे बाकी के मासेस तक जाना है बेटा। बहुत बढ़िया मेथड आपको बता रही हूँ और बहुत छोटे स्टेप्स में बता रही हूँ बेटा, सभी के लिए बहुत फायदा करेगा ये क्वेश्चन का तरीका, शॉर्टकट। तो जरा मुझे बताओ, आपको मास ऑफ सोडियम सल्फेट डॉट 10 वाटर, ये जो मास है वो दे दिया गया था कितना, 3.22 ग्राम। और आपको सबका अलग अलग मास, सबका अलग अलग मोल, सबके अलग अलग एटम्स पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले आप मोल ऑफ कंपाउंड निकालते हो। और मेरा डायलॉग याद रखो, जिसका मास दिया है उसका मोल सबसे पहले निकालोगे बेटा। ठीक है, मैं आपको जो आगे पढ़ा रही हूँ उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चे। ठीक, तो जिसका मास दिया है उसका मोल सबसे पहले निकालोगे। तो भाई किसका मास दिया है, कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का, तो उसका मास मोल आप सबसे पहले निकाल लो। मोल ऑफ कंपाउंड इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड अपॉन जीएमएम ऑफ कंपाउंड। और वो आपको दिख रहा है 3.22 और जीएमएम आपको दिख रहा है 322। ये आ गया 0.01। अब क्या करें? हाँ दीपांशु, अभिनव बेटा, अब क्या करें, हेल्प करें मैम की। आप बोलो। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, मुझसे शॉर्टकट लगवाइए। मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन क्या लिखूं मैं? 1 किसका कोफिशिएंट माना आपने? कंपाउंड का। इक्वल टू मोल ऑफ सोडियम अपॉन उसका कोफिशिएंट। सोडियम का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा? 2। इक्वल टू मोल ऑफ सल्फेटाइन, अगर सोडियम आयन कर देते हो, मोल ऑफ सल्फेटाइन, ठीक है, अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना नजर आ रहा है? 1। इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोज, वाटर कर लो पहले, अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है? वाटर का कोफिशिएंट 10। अगर H का निकालना है तो मोल ऑफ H अपॉन उसका कोफिशिएंट, H का कोफिशिएंट कितना है? 20। और कहीं मोल ऑफ ऑल एटम निकालना हो तो कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे और टोटल मोल। तो जरा देखिए सारे कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है। हाइड्रोजन तो 20 हो गया, ऑक्सीजन 10 + 4 हो गया 40, करते जाना 40 हो रहा है टोटल, प्लस सल्फर 1 हो गया, प्लस सोडियम 2 हो गया। कितना आ रहा है बताओ? नहीं, जल्दी बताओ। 20 + 10 + 4 + 1 + 2 कितना आ रहा है बेटा कोफिशिएंट? 37। हाँ 37। सभी लोग चेक करो, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल एटम करना है बेटा। हाइड्रोजन मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन का 20 है, एक तो जगह नहीं मिल रही है। 20 प्लस ऑक्सीजन कितना आ गया? 10। वाटर वाला ऑक्सीजन 10 प्लस बाहर एनहाइड्रस वाला ऑक्सीजन 4 प्लस सल्फर 1 प्लस सोडियम 2। अब बताओ कितना बन रहा है? 37। सबका 37 आ गया। तो अगर आपको मोल ऑफ ऑल एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑल एटम पूछ रहा है, तो ये कमाल का शॉर्टकट है, आप इसे लगाइए। और अभी तो मैंने कम लिखा है, ऑक्सीजन का लिख सकते हो, हाइड्रोजन का लिख सकते हो। मोल ऑफ O अपॉन ऑक्सीजन का कोफिशिएंट देखो, शायद 14 हो रहा है, 14। इसी तरह मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हो रहा है? 20 हो रहा है। 20। मतलब आप ये तो लिख चुके हैं हाइड्रोजन का। मतलब मेरा ये शॉर्टकट अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप किसी भी एटम के लिए एक का मोल डाल दो, ठीक है, अब बाकी सबके मोल डायरेक्टली निकाल ले जाओ। तो चलो इस समय हमारे पास किसका मोल पता है? कंपाउंड का कितना है? 0.01। ये यहाँ रख दीजिए, पुट दिस वैल्यू हियर। और अब बताइए सबके मोल एक साथ आ जाएंगे। मोल ऑफ सोडियम आयन कितना आ गया? 2 × 0.01 यानी 0.02। मोल ऑफ सल्फेट आयन कितना आ गया बेटा? 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.01। मोल ऑफ वाटर कितना आ गया? 0.01 × 10 यानी 0.1 एंड सो ऑन। क्या सबके मोल आ जाएंगे? मोल ऑफ H कितना आ गया? क्या 0.2 आ गया? डायरेक्ट लिख दूं? यस मैम। 20 यानी 0.2 आ गया। और मोल ऑफ ऑल एटम कितना आ गया बेटा?
0.01 into 37 यानी 0.37. 0.037. 0.03 क्यों आएगा? 0.37 हो गया. ठीक है बेटा. अब सबके मोल आ गए. देखो क्या एक साथ कितनी सारी चीजें आप निकालते हो इस शॉर्टकट से. ठीक. अब मुझे सबके एटम्स के नंबर निकालने हैं. तो मेरा डायलॉग याद दिलाओ. जिसका मोल उसी का नंबर उससे सॉल्व होकर आएगा. यानी मोल ऑफ अगर सोडियम आयन है तो ये नंबर ऑफ सोडियम आयन. हाँ याद आया फॉर्मूला अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na. तो इसका अर्थ है यहाँ से नंबर ऑफ सोडियम आयंस किसके बराबर आ जाएंगे बेटा? बोलो. इज दैट मोल ऑफ सोडियम आयन विच इज 0.02 into it is Na. 0.02 into Na. हाँ या नहीं? Yes, ma'am. और बार बार ma'am. फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है. आप थोड़ा स्पीड में आ जाओ. क्या मैं मोल ऑफ सल्फेट आयन यहाँ से 0.01 देख रही हूँ? 0.01 Na. सीधा नंबर ऑफ सल्फेट आयन बराबर मोल ऑफ सल्फेट आयन इनटू एवोगैड्रो नंबर. हाँ या नहीं? Yes, ma'am. इसी तरह नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 0.1 Na. 0.1 Na. अब तो डायरेक्ट लिख सकती हूँ. Yes, ma'am. इस तरह नंबर ऑफ H एटम बेटा कितने हो गए? 0.2 Na 2 Na. है ना. और नंबर ऑफ ऑल एटम्स कितने हो गए बेटा? 0.37 Na. 0.37 Na. ठीक है आनंदी बेटा. क्लियर है? दीपांशु, अभिनव. Yes, ma'am. ठीक है. अब मैं अगर यहाँ पर मासेस चाहती हूँ. देखो वाटर से पहले दिखाती हूँ. ये देखो. तो मैंने क्या डायलॉग मारा था? जिसका मोल बोलो क्लियर करो. जिसका मोल उसका वेट उसका GMM. हाँ ये बात. जिसका मोल लोगे उसी का वेट लिखना है टोटल अपॉन उसका GMM लिखना है वाटर का ही. ऐसे क्यों डायलॉग मारती हूँ? क्योंकि यहाँ बहुत सारे मोल हैं. अगर सोडियम का मोल लिख रहे हो तो सोडियम के मास को वो सॉल्व करके देगा. वाटर का मोल लिख रहे हो तो वाटर का मास सॉल्व करके देगा. तो यहाँ से मुझे बताओ अगर मुझे मास ऑफ वाटर डायरेक्ट चाहिए तो क्या मैं एक फॉर्मूला यूज कर लूं? मोल ऑफ वाटर इंटू 18 ग्राम. अब ये 18 ग्राम कहाँ से आ गया? GMM ऑफ वाटर 18 ग्राम होता है. अभी ठीक है या नहीं? Yes, ma'am. तो जल्दी बताओ फिर डायरेक्ट आंसर निकालते हैं. मास ऑफ 1.8. वाटर इक्वल टू 0.01. 0.1 आया था शायद. 0.0 कितना आया था? 0.1 आया था. Yes, ma'am. 0.1 इंटू 18 यानी 1.8 ग्राम. अभी कोई डाउट नहीं? तो अब मुझे बताओ इन सब के लिए सोडियम के लिए सॉल्व करने जा रही हूँ. ठीक है बताओ मोल ऑफ सोडियम कितने आए थे? स्क्रीन ऊपर देखनी पड़ रही है मुझे. 0.02. तो दिस इज मास ऑफ सोडियम आयन अपॉन ग्राम आयनिक मास ऑफ सोडियम आयन GIN दैट इज 23 ग्राम. आया नहीं? तो क्या यहाँ से मास ऑफ सोडियम आयन आ जाएगा 0.46. 0.02 यानी कितना? 0.46 ग्राम. अभी ठीक है बेटा? Yes, ma'am. क्या इस तरह से मैं इनके मासेस निकाल लूंगी जैसे मास ऑफ सोडियम आयन. अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ. देखो स्पीड भी आनी चाहिए. तो मास ऑफ सोडियम आयन इज मोल ऑफ सोडियम आयन सॉरी सल्फेट आयन. मास ऑफ सल्फेट आयन इक्वल टू मोल ऑफ सल्फेट आयन इनटू Na. मोल कितने हैं सल्फेट आयन के? देखो 0.01 Ma'am, इंटू Na. Na. अच्छा ये मास सॉरी गलत लिख दिया फॉर्मूला. Yes, हाँ ma'am. सही करा दीजिए प्लीज. तो बताइए क्या मैं लिखूंगी? मोल ऑफ सल्फेट आयन इंटू GIN. मैं लिख देती हूँ GIM ऑफ सल्फेट आयन. इसका क्या फुल फॉर्म होगा? ग्राम आयनिक मास ऑफ सल्फेट आयन. इट इज वो ऊपर नीचे स्क्रीन करने में डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग. सोडियम का ऊपर से मुझे सल्फेट का मोल देखना पड़ रहा है 0.96. तो ये 0.01 इंटू 96 इट इज 0.96 ग्राम. आप लोग बोलते जाओ तो मुझे स्क्रीन नहीं ऊपर करनी पड़ेगी उससे दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है. तो ये आ गया मास ऑफ सल्फेट आयन. इज इट ओके? और इस तरह आप सबके मासेस निकाल ले गए. आप वाटर का भी मास निकाल ले गए. ये है वाटर का मास, ये सोडियम का मास.
ठीक है, ये आ गया सल्फेट का मास और ये आ गया आपका और किसका अलग अलग मास, सोडियम, सल्फेट, वाटर। क्या मैं इन तीनों का अगर मास जोड़ दूं अभी तो क्या टोटल कंपाउंड का मास आ जाएगा, हाँ या नहीं? यस मैम। राइट। Yes, ma'am. लेकिन ऑक्सीजन को 2 Yes, बार ma'am. मत जोड़ देना, याद आया कल की क्लास? भाई वो वाटर में भी है, Yes, ma'am. वो बाहर भी है। अगर तुमने दोनों को ले लिया तो फिर मास ज्यादा दिखने लग जाएगा, क्योंकि आप गलत समझ रहे हैं, आपने ऑक्सीजन को 2 बार काउंट कर लिया, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। अच्छा, कभी किसी क्वेश्चन में वो तुमसे कहे, मैं एक बार दोबारा लिखती हूँ, बार बार मुझे स्क्रीन ऊपर करनी पड़ रही है। अगर कभी वो सिर्फ पूछे Na2SO4 डॉट 10 वाटर, राइट, और इसका मैंने आपको 3.33 ग्राम दिया था, शायद यही दिया था ना? थ्री 3.22 ग्राम दिया था। तो अगर ये जो मास इसका है, इसमें ये पूछता है आपसे मास परसेंटेज ऑफ वाटर बताइए बेटा, आपको मिलेगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मास परसेंटेज ऑफ वाटर बताइए। अभी आपने देखा कि वाटर का मास कैसे निकाल लिया ऊपर, देखा या नहीं? हाँ। यस मैम। तो क्या मैं लिख सकती हूँ किस में बताएं मास परसेंटेज ऑफ वाटर? तो मैं बोला इन Na2SO4 डॉट 10 वाटर। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें बता रही हूँ, तो तुम कहोगे मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड अपॉन मास ऑफ टोटल कंपाउंड इनटू 100, हाँ या नहीं? अब मुझे ऊपर देखकर बताओ मास ऑफ वाटर तुमने कैसे क्या निकाला है? ये क्या है बेटा? 1.8. 1.8 ग्राम। तो इज दैट 1.8 अपॉन कितना टोटल मास मैम ने दिया है कंपाउंड का? 3.22 इंटू 100। क्या ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी? बोले कितनी आ रही है? 55.9 ग्राम। कितना आ गया बेटा? 55.9%। मेरा पॉइंट समझ आया आपको कि अगर वो परसेंट पूछ रहा है यस मैम। तो आप जो आपने मासेस निकाले उनको और यूज करिए। इसी तरह वो कभी कभी आपसे, आप छोटे बच्चे हो बहुत, तो आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर उसने कहा मास परसेंटेज ऑफ एनहाइड्रस पार्ट बताइए, अब एनहाइड्रस वर्ड से आप परेशान हो जाएंगे। एनहाइड्रस का मतलब होता है Without water. विदाउट वाटर। एनहाइड्रस पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड is Na2SO4 only, यानी ड्राई विदाउट वाटर। तो अगर मान लो वाटर ना बोलकर वो मास परसेंट ऑफ Na2SO4 पूछता है, यानी एनहाइड्रस। एक तो ये तरीका था कि आपने वाटर का मास परसेंट निकाल लिया, तो मास परसेंट ऑफ बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, पूरा लेना एक साथ, 100 माइनस 55.9। बोलो बेटा। हाँ, तो 44.1 लगभग आ गया। तो ये 44.1%। लेकिन मैं इसे 100 माइनस करके नहीं निकालना चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि ये डायरेक्ट मैं सॉल्व कर सकूं। तो आप मुझे सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो मुझे मास ऑफ Na2SO4 निकालना चाहिए अपॉन मास ऑफ टोटल कंपाउंड करना चाहिए, हाँ, और इनटू 100 करना चाहिए, हाँ या नहीं बेटा? अब मास ऑफ ये कंपाउंड कैसे निकालूं? अब तुम लोग समझदार हो जाओ, केवल एक ही तरह का, मतलब केवल एक ही तरह का क्वेश्चन मत सॉल्व करो कि मैम ने ये करा दिया अब वो सबके अलग अलग मासेस पूछेंगी। अरे नहीं भाई, अब आपको वो इसमें कुछ भी पूछेगा, यही तो समझा रही हूँ। डॉट 10 वाटर ये आपको दे दिया। सबसे पहला काम आपको, ये किसका मास है? कंपाउंड का। तो ये किसके मोल देगा? पूरे कंपाउंड का। दैट इज 3.322 अपॉन 322। 322 क्या? कंपाउंड का GMM। कोई एकदम फ्रेश नया बच्चा हो तो उसे बता दे कि इस कंपाउंड के मास नंबर को जोड़ो, आपको 322 मिलेगा, उससे मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये 1.01 आ रहा है। ठीक, इससे आपने मास निकाल लिया सीधे कंपाउंड का। ठीक, मास तो है ही है मेरे पास, सॉरी, राइट। ये आपने कंपाउंड के मोल निकाल लिए। अब क्या करूं? दो बेटा, सलाह दो, मैं सुन रही हूँ आपको। मुझे इसका मास निकालना है Na2SO4
मैम 10H2O को माइनस कर देंगे 3.22 अरे में से। क्यों करें, यही तो मैं समझ रही थी। आप लोग इतने ज्यादा छोटे बच्चे हो कि आप लोगों को जो तरीका पढ़ाया जाता है आप उसी को याद कर लेते हो। मुझे बताओ, आप मास ऑफ Na2SO4 अलग से निकाल लू ना शॉर्टकट से, यानी कंपाउंड के किसी भी पार्ट के लिए वो शॉर्टकट लगा सकते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ मोल ऑफ Na2SO4 एक साथ ले लूं तो डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन उसका कोफिशिएंट। यस मैम। जैसे आप लिखते हो मोल ऑफ वाटर अपॉन 10, बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। जब वाटर निकाल सकते हो तो एनहाइड्रस पार्ट भी तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। देखो जब अलग अलग आपको नहीं पूछा है तो आप ये पूरा लंबा मेथड क्यों लगाओगे। इसको मैम क्यों बता रही है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रही है। इसको मैंने क्यों बताया कि मैम ये बताना चाहती कि ये शॉर्टकट इतने कमाल का है कि आप एक का मोल डालोगे सबके मोल उठा के दे देगा आपको। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुमने इसे याद कर लिया अब तुम इसी को पूरा लगाने में लगे हो। अरे जो चीज मांगी है और जो चीज दी है उनके बीच में शॉर्टकट लगाओ ना बेटा, आप समझे। यस मैम। यस मैम। हाँ, पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करोगे, जो तुम्हारा टारगेट है आईआईटी टारगेट है तो तुम मेडिकल क्यों करोगे उसके साथ। अगर दोनों टारगेट है तो दोनों करोगे। इज इट ओके, ठीक है। Yes, तो ma'am. मुझे बताओ कि आप शॉर्टकट से ये देख गया और थोड़े से समझदार होते जाओ। क्या पूरे Na2SO4 का अगर मैं कोफिशिएंट देखूं यानी पूरा Na2SO4 एक साथ देखूं तो इसका नंबर तो 1 मानना पड़ेगा ना, लेकिन वाटर को देखूं इस फॉर्मूले में तो 10 मानना पड़ेगा, हाँ या नहीं। यस मैम। यस मैम। क्या होता है फॉर्मूले में उनका जो अपना नंबर है वो उनका कोफिशिएंट होता है। तो वैसे भी Na2SO4 का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है और कंपाउंड का कोफिशिएंट तो आप 1 मानते ही है। इसका मतलब कंपाउंड के मोल और Na2SO4 के मोल तो बराबर होंगे, हाँ या नहीं बेटा। यस मैम। लेकिन मास थोड़ी ना बराबर होगा, वही तो पूछ रहे हैं हम। तो देखो दोनों के इन दोनों के मोल बराबर आ गए। अब जरा मास निकालते हैं तो जिसका मोल उसी का मास अपॉन उसी का GMM। अब बताओ Na2SO4 का GMM क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 146। हाँ, एक मिनट मैं भी श्योर होती रहूं। 140 क्या बोले तुम। मैम 142। हाँ 142, मुझे तो 146 सुनाई दिया अभी। तो ये गलती हुई तो फालतू में स्क्रीन पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर मैं चेक नहीं करी तो, है ना। और मोल ऑफ कंपाउंड कितना आ रहा है 0.01। तो क्या यहाँ से आप मास ऑफ Na2SO4 निकाल ले गए और मास ऑफ कंपाउंड नहीं है वो, कंपाउंड का मास तो 3.22 ग्राम है लेकिन Na2SO4 का मास क्या मिला, बोलो 1.42 ग्राम। अरे हाँ या नहीं बेटा। यस मैम। यस मैम। तो फिर अगर मास परसेंट ऑफ Na2SO4 यानी एनहाइड्रस पार्ट कोई पूछ रहा है इस कंपाउंड में तो क्या कहोगे 1.42 अपॉन टोटल मास कितना है कंपाउंड का 3.22 इंटू 100। और भूल कहीं गए हो तो कोई बच्चा भूल गया हो तो मास ऑफ Na2SO4 अपॉन मास ऑफ पूरा कंपाउंड इंटू 100 किया है मैंने, हाँ या नहीं। यस मैम। इस वैल्यू में सॉल्व करके भी दे देती हूँ जिससे तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो ये आ गया तुम्हारा 4 कितना आ रहा है 44.1। 44.1 करीब अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट। अरे वो तो ऊपर वैसे ही निकाला हुआ था, देख लिया, आ गया। अब यहाँ से अगर किसी को मास परसेंट ऑफ वाटर भी चाहिए तो अब वो दोबारा क्यों सॉल्व करेगा, एक हिस्सा आ गया है और बचा हुआ पूरे हिस्से का पूछ रहा है तो 100 माइनस कर लेंगे ना बेटा। यस तो 55.9%। अभी जो ऊपर उल्टा सॉल्व किया था पहले हमने वाटर निकाला था। अब बोलो श्योर हो गए तुम। यस मैम। यस ठीक मैम। है, चलो वेरी गुड। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ये मुझे पता है, ठीक है। और डिस्कशन में हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जब तक सफिशिएंट मैं प्रैक्टिस नहीं कराती तब तक बच्चों के अपने नए बच्चों के फ्रेश बच्चों के क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। पहले मेरे मेहनत की जरूरत है यहाँ पे, फिर आपके मेहनत की जरूरत है। अभी फिर अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आप ज्यादा हो जाएंगे। एक और बात, अब हम मोल का तीसरा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आप
नए कंसेप्ट की तरफ चलिए जो ज्यादा टफ नहीं। आज मैं क्लास में ज्यादा टफ चीजें नहीं ले रही क्योंकि अभी आप बहुत फ्रेश बच्चे हो, दूसरी तीसरी क्लास चल रही है आपकी, तो मैं बहुत एलिमेंट्री तरीके से पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। बेटा हम टीचर्स को बैच और बच्चे का अभी इनिशियल स्टेज है, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हर जगह हमें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी होती, हर क्लास अलग होती है। तो पहले जब आप खूब काबिल हो जाओगे तब मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगी और आपको हाई क्वालिटी के क्वेश्चन भी कराऊंगी। पर अभी तो बच्चों तुम्हें इनिशियल खाना खा रहे हो आप, वो पहले हजम होना बहुत जरूरी। तो आप हेडिंग डाल दो रिलेशन बिटवीन, अच्छा मत डालो अभी हेडिंग क्योंकि उस रिलेशन से पहले मुझे तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन समझानी पड़ेगी। तो हेडिंग डाल दो आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि जो मैं आपको मोल कंसेप्ट में फॉर्मूला पढ़ाने जा रही हूँ उसमें थोड़ा गैस इक्वेशन का भी आइडिया होना चाहिए। लिख लिया बेटा, आगे बढ़ू? यस मैम। हाँ, एक ही की आवाज सुनाई दे रही। आनंदी कहाँ हो? दीपांशु, अभिनव और बच्चे? हाँ यस मैम। या तो आप चैट रूम में लिखो या फिर आप बात करो, क्योंकि दोनों नहीं हो रहा है तो फिर आप हो नहीं हो, आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा हमें कैसे पता चलेगा? और आपका समझने के लिए तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अभी तो साथ साथ लिखना है क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, मुझे आपको इन्फॉर्म करना है और सीधे फॉर्मूला बनवाना है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये जो इक्वेशन है ये जो गैसेस फॉलो करती हैं उन्हें आइडियल गैस कहते हैं। जहां पर वेयर, जरा लिखिएगा वेयर पी जो है, जरा फटाफट लिखिएगा बेटा, बहुत इजी जगह पर अभी आपको, इट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी यूनिट्स पढ़ाने वाली हूँ आज, इनकी उनके कन्वर्जन्स पढ़ाने वाली हूँ, तो जरा प्लीज देखिएगा, है ना। वी जो है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस है, और गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, गैस जिस सिलेंडर में रहती है वही उसका वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ एन जो है वो मोल ऑफ गैस है बेटा, ठीक है। टी यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है, बिल्कुल बिल्कुल केल्विन स्केल बेटा, और केल्विन स्केल होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। लेकिन क्योंकि ये टेम्परेचर पहले डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे हैं, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 25 प्लस 273.15, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती 0.15 की वजह से, तो हम अप्रोक्सीमेटली फिलहाल अभी तक बेटा क्वेश्चन जितने आएंगे उसमें यहाँ 273 लिख देंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, समझ गए? तो ये जो टेम्परेचर बनेगा वो केल्विन स्केल में बनेगा, उसे आप कैपिटल के लिखोगे। जैसे आपको ना समझ आया हो तो मैं बगल में बता रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मान लीजिए टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सुन रहे हो बेटा? दिखाई दे रही स्क्रीन पूरी? टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको कैपिटल टी डालना होगा 25 प्लस 273 98 केल्विन। अभी समझे या नहीं आप? यस मैम। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब रुको बताती हूँ आगे, है ना। तो अब बहुत छोटी छोटी सी बहुत सी बातें आपको बतानी। अब बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो आर है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लिखते जाइएगा, ये इंफॉर्मेशन है फिलहाल आपके लिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये इसे यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज कांस्टेंट एंड सेम, रिमेन सेम फॉर ऑल गैसेस। हर गैसेस के लिए आर की वैल्यू फिक्स होती है, यानी चाहे N2 लूं, चाहे O2 लूं, चाहे अमोनिया लूं, चाहे H2 लूं, कोई भी गैस लूं अगर, ठीक है, इनके लिए आर की वैल्यू फिक्स है, यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एक्चुअली बच्चों। तो आर की वैल्यू सभी गैसेस के लिए फिक्स होती है, ठीक है, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जरा मेरी वीडियो की तरफ देखना, मैं आपको एक कुछ पूछने जा रही हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं पेन ले रही हूँ हाथ में और ये पेन की लंबाई जो है
ये मान लो कुछ सेंटीमीटर है, राइट, या मैं कहती हूँ 1 मीटर का कोई रूल है ना, एक स्केल है, तो 1 मीटर का ये जो स्केल है, लेट्स एज्यूम, ठीक है। आनंदी अपने दिमाग में कोई पेन एज्यूम करो या कोई रॉड एज्यूम करो, अगर आप मेरे वीडियो नहीं देख पा रहे हो, और उसकी लंबाई सोचो कि अगर मान लो मैं वैसे भी एक पेन ले रही हूँ और 1 मीटर कह रही हूँ, तो पेन 1 मीटर का नहीं होता। तो अभी सुनिएगा, पहले मेरे पॉइंट को समझिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। मान लीजिए ये स्केल मैंने ले रखा है या रूल मैंने ले रखा है, और ये जो है ये 1 मीटर का है, ठीक। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी बताओ, इसकी लंबाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। लेकिन क्या जब तुमने इसे 100 सेंटीमीटर लिखा तो क्या इसकी लंबाई छोटी बड़ी हो गई? नो मैम, लेकिन सुनने में तो ये 100 लग रहा है। मैम यूनिट चेंज हो गई ना। तो यही बात आपको ऑब्वियस करके समझनी है कि आर की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन जब मैं उसे अलग अलग यूनिट में लिखूंगी तो उसकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अरे सुनाई दिया बेटा? यस मैम, जैसे अभी मैं इसे मिलीमीटर में बोलूं, इस पेन के लंबाई को, आनंदी मेरी बात समझो, एक एक रॉड है, वो 1 मीटर लंबाई है, मत देखो वीडियो आप, ठीक है। और जो है उसको मैं अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बोल रही हूँ तो 100 सेंटीमीटर बोल रही हूँ, मिलीमीटर में बोल रही हूँ तो 1000 मिलीमीटर बोल रही हूँ। पर क्या 1000 बोलने से वो लंबाई बढ़ गई या रॉड लंबी हो गई क्योंकि 1000 आ गया? कितनी बेवकूफी वाली बात है। तो इसका अर्थ है कि जब हम एक ही फिक्स वैल्यू को किसी एक यूनिट में लिखते हैं और उसे जब हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वही फिक्स वैल्यू अपनी डिफरेंट वैल्यू शो करती है, हाँ या नहीं? यस मैम, आनंदी ये बात तो मेरी समझ आई ना बेटा आपको? वीडियो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो मैं आपको आर की डिफरेंट वैल्यूज बताने जा रही हूँ, वो भी अलग अलग यूनिट पर अलग अलग आर की वैल्यूज बनने वाली हैं। तो पहले आपको सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए, प्रेशर की, वॉल्यूम की, तब आपको पता लगेगा प्रेशर जब एटीएम में है तो आर क्या है, जब प्रेशर पास्कल में है तो आर क्या है। थोड़ा सा आपके लिए टफ लेक्चर होने जा रहा है बेटा, इसलिए आप ध्यान से सुनना बेटा। वो ये कि पहले आपको मुझे डिफरेंट यूनिट्स बतानी पड़ेंगी। तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर लिखिए, सारी यूनिट्स ऑफ प्रेशर बताने जा रही हूँ, लिखिए बेटा, सारी यूनिट ऑफ प्रेशर मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ, जितनी अभी फिलहाल आपके लिए जरूरत है, ठीक है। तो लिखो 1 ATM, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है बच्चे। इसकी वैल्यू होती है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। नहीं, हाँ वेरी गुड। लेकिन जहाँ पे पास्कल एक नया वर्ड आ गया तो मैं आपको बता दूं, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। समझ गए? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर है बेटा, सुन लिया बेटा? यस मैम, आनंदी तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही मेरे को। आनंदी आप समझ पा रहे हो? यस मैम लिख दो चैट रूम में, क्योंकि मुझे आपकी चिंता हो रही है। ठीक है, ठीक है। और आपकी आवाज भी बहुत क्लियर नहीं आ रही, आपके माइक भी जो है वो दूर रखा है मेरे ख्याल से। मैम अभी आ गया? कोई बात नहीं, लेकिन आप चैट रूम में लिखते चले जाएं अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ तो, ठीक है। तो आई रिपीट, 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, विच इज SI यूनिट। अब आप मुझे प्लीज बता दो कि 1 ATM और पास्कल में क्या रिलेशन मैम ने अभी बताया। 1 ATM बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। अब ये बार बार लिखना पड़ता है पास्कल के टर्म में, तो ये बार बार जो लिखना पड़ता है 10⁵ पास्कल, इसको भी इन्होंने एक यूनिट बना दिया कि 1 बार को इन्होंने कह दिया बेटा 10⁵ पास्कल। सुन रहे हो? और पास्कल को PA करके भी लिखते हैं, PA, कैपिटल PA। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये बना दिया इन्होंने, ठीक। तो बताओ 1 ATM और 1 बार में भी रिलेशन आ गया, इट इज 1.01325 बार, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम, अब इसमें भी यूनिट रिलेशन आ गया, तो हमें धीरे धीरे कुछ यूनिट्स पता लग रही, मैं उन्हें बॉक्सेस में बंद कर रही हूँ कि जो आपको प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स दिख रही हैं।
राइट, वो मैं बॉक्सेस में बंद कर रही हूँ, जिसमें से केवल पास्कल एसआई यूनिट है, बाकी डिफरेंट सिस्टम में यूनिट है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, ये बैरोमीटर की हाइट होती है, गैसियस स्टेट में आपको पढ़ाएंगे। ये एपरेटस होता है बैरोमीटर, जब 1 ATM में उसे छोड़ देते हैं तो उसमें मर्करी की हाइट 760 mm ऊपर चढ़ जाती है, तो उस हाइट को उन्होंने 1 ATM का नाम दे दिया है। समझ आया बेटा? यस मैम। तो फिर 760 mm ऑफ मर्करी बराबर 1 ATM आ गया। ठीक, किसी को कभी कभी ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी भी लिख दे तो आप समझ जाना क्या बता रहा है, हाँ या नहीं? यस मैम। सिमिलरली बेटा बहुत सारी यूनिट प्रेशर की हैं, आप परेशान मत होना, बस एक जगह भी लिख लेना। 1 mm ऑफ मर्करी को 1 टॉर कहा जाता है, टॉर टॉर। ठीक है, तो 1 mm ऑफ मर्करी ये लोग सब लिखने से बचना चाहते हैं, इसलिए इसे टॉर कह देते हैं। तो बताओ क्या 1 ATM को मैं 760 टॉर भी बोल सकती हूँ? यस मैम। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिसमें से आपके लिए फिलहाल अगर आप सोचो कि अभी 11th क्लास में जब तक मैं मोल पढ़ा रही हूँ तब तक मुझे लगता है कि ATM वाली रिलेशन और बार और पास्कल इतना कर लें अभी वो ही बहुत है, पर फिर भी क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया है तो अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी बहाने एक बात बताती हूँ, मान लो किसी क्वेश्चन में, एक एक्स्ट्रा बात बताती हूँ कि मान लो किसी क्वेश्चन में 360 mm ऑफ मर्करी प्रेशर ऑफ एनी गैस दिया है, तो क्या आप उसका प्रेशर ATM में निकाल सकते हैं? बोलिए जल्दी बताइए कैसे, गैस करिए। 360 है, 360 by 760। यही तो कह रही हूँ, आप अपना दिमाग चलाओगे तो मैम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल आपसे सही कह दिया। राइट, इसका अर्थ है क्या ये पता चल चुका है कि 760 mm ऑफ मर्करी बराबर 1 ATM है ना बेटा? सही है? यस मैम। ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कन्वर्जन नहीं, आपको एक क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे ये समझा रही हूँ। तो फिर 360 mm ऑफ मर्करी को अगर ATM में करना पड़ा तो दिस इज 360 by 760, यानी क्या ये आ गया ATM। किस तरह आप वैल्यू लिख पाओगे? मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर लेना। ये प्रेशर आ जाएगा गैस का इन एटमॉस्फेरिक यूनिट, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। ठीक है, अब मैं इसे काट रही हूँ अभी, क्यों? क्योंकि इसको नहीं पढ़ाना था, फिर भी चलो लिखना चाहो तो चलेगा। अभी ये तो हो गई प्रेशर की, आपके लिए वो कॉमन यूनिट लिख लिया है कि नहीं आपने? यस मैम। सबने लिख लिया? आनंदी लिख लिया बेटा? राइट, देविशा लिख लिया बेटा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ले रही हूँ वॉल्यूम की यूनिट, लेकिन बेटा उतनी यूनिट लूंगी जो अभी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम लिख लो, और ये तो बहुत आसान है। कैसे? राइट, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं बताओ? 1000। वेरी गुड वेरी गुड। 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हो? ठीक है, राइट। तो 1 लीटर में, और मुझे फिर से मैं एक रफ काम कॉर्नर में कर रही हूँ, 1 सेंटीमीटर में, पहले मीटर में बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 100 यानी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं? है ना? तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब करूं, ध्यान से देखना, यानी मैं इसे क्यूब कर दूं कि 1 मीटर क्यूब, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे? 10 to the power 6। 10 to the power 6। तो मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे? उल्टा करो इसे। 10 to the power -6। वेरी वेरी गुड, फिर तो मेरा काम हल्का कर दिया तुमने। तो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब लिख रही हूँ इस कॉर्नर पे, तो बताओ ये कितना मीटर क्यूब हो गया? 10 to the power -3। हाँ, ये केवल एक ही बच्चा बोला, इसका मतलब मैथमेटिक्स इतनी खराब कर रखी है तुमने, हैं? 9 10 तक ही करा देते हैं ये। क्या ऐसा कुछ है? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, इट इज 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब।
ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये देखो मैं क्या लिखना चाहती हूँ, 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये तो रफ वर्क है, ये तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ, आपको नोट करना है बिल्कुल कर लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये मेरा लेक्चर का पार्ट नहीं था, आप छोटे बच्चे हो, आपको दिक्कत ना हो इसलिए पढ़ाया बेटा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट कन्वर्जन हो गया। एक और बात, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीलीटर? 1 मिलीलीटर, पता है ना? राइट। और वो कैसे? Yes, ma'am. क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। तो बताओ 1000 मिलीलीटर 1000 और milliliter. 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसी से मुझे मिल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। अब ठीक है बेटा, यूनिट कन्वर्जन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम आया नहीं मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या नहीं आया? मैम ये 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया? अच्छा, ये पता चल गया कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यस मैम। तुम्हें इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मैंने उसी लाइन में कर दिया। अब 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000। 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, वैसे ही 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा? वो ही कन्वर्जन होता है, 1000 मिलीलीटर। अरे यस सुना? यस मैम। राइट। जैसे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 1000। हाँ, तो ये कन्वर्जन इनके बीच में एक जैसे हैं। अब बोलो। मैम आ गया। आ गया? तो अब इसलिए मैंने उस लीटर की जगह लिखा 1000 मिलीलीटर और 1000 काट दिया, तो क्या ये वाला रिलेशन भी आ गया? अब यस ठीक है मैम। बेटा। यस मैम। हाँ, ये सब जो मैं कोने में लिख रही हूँ ये आपके लिए जरूरी है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट, वैसे तो और भी बहुत सी होती होंगी, लेकिन आपके लिए जो जरूरी वो मैं सारी इकट्ठा कर दे रही हूँ। ठीक, सिमिलरली टेम्परेचर वाली तो केल्विन वाला ही अभी आप जान ले, इतना ही सीख लें अभी आप। फ़ारेनहाइट ये सब ये मैं बाद में कराती रहूंगी। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे पीवी इक्वल टू एनआरटी में वापस आना है और आर की वैल्यू बतानी है, यूनिट बतानी। तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो बेटा, टेम्परेचर की 2 यूनिट 3 यूनिट आप जनरली यूज करते हो, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमें यूज नहीं करना। ठीक है बेटा, तो अभी जो यूज करना है वो मेनली बताती जा रही हूँ। ठीक, जब आप यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में पढ़ोगे वहां आ जाएगा आपके सामने। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में आप अगर आर की यूनिट देखो, क्योंकि कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट की यूनिट अपने आप नहीं निकलती बेटा, कांस्टेंट की यूनिट बची हुई प्रॉपर्टीज की यूनिट होती है। समझ रहे हो? पहले मुझे बताओ। Yes, ma'am. यूनिट ऑफ आर अपने आप नहीं आएगी, यूनिट ऑफ आर यूनिट ऑफ पीवी बाई एनटी होगी। हाँ या नहीं बेटा? Yes, Yes. ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब मुझे बताओ, अगर मैं बताती हूँ इनफैक्ट पहला पॉइंट, इफ प्रेशर इन एटीएम बेटा, अगर हम प्रेशर एटीएम यूनिट में ले रहे हैं, अब तो तुम्हें यूनिट पता ही चल गई है, एंड वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं, इन लीटर यूनिट। ठीक है ना बेटा? मोल की तो यूनिट फिक्स होती है कि वो यूनिट लेस होता है और उसे मोल ही लिखते हैं। सुना बेटा? यहाँ मैं लिख रही हूँ, मोल यूनिट लेस Yes, होता है, ma'am. लेकिन उसके लिए मोल वर्ड लिख देते हैं, और टेम्परेचर यहाँ फिक्स यूनिट में है केल्विन स्केल में, तो उन दोनों की यूनिट तो फिक्स है यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर की यूनिट आप बदल करके आर की वैल्यू बदलता हुआ देखोगे। तो अगर प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में है तो आर होता है 0.0821, और यूनिट क्या बनेगी इनसे पूछो, एटीएम, लीटर, पर मोल, केल्विन। बोलो बेटा, बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आर की ये वैल्यू हम डायरेक्ट Yes, इन्फॉर्म ma'am. कर रहे हैं आपको, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसके बराबर आता है ये हम आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्योंकि ये वैल्यू काफी टफ पड़ती है, तो कई बार अगर कैलकुलेशन आसान हो रही हो तो अप्रोक्सीमेटली हम इसे 1/12 डाल देते हैं, एटीएम, लीटर,
पर मोल केल्विन। लेकिन ध्यान रखना फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी जनरली, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों कह रही है मैम, जहां थोड़ी एरर पॉसिबल हो और फिर भी आपका आंसर टिक हो जाए। इज इट ओके? कारण समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ 1/12 एग्जैक्टली होता है 0.08333 0.08333 और हम लोग इसे 1/12 लिखकर उसकी जगह ऊपर वाले को रिप्लेस करके, जैसे मान लो टेम्परेचर 300 केल्विन है तो ये 12 आसानी से उससे कट जाएगा। समझे आप? तो इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। Yes, ma'am. तो ध्यान रखिएगा, ये तभी यूज करें जब आपको अप्रोक्सीमेशन से ज्यादा आंसर में फर्क ना पड़े, यानी जनरली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ या नहीं बेटा? Yes, फॉर ma'am. ऑब्जेक्टिव Yes, yes, ma'am. जनरली। ठीक है बेटा, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, दूसरा, अगर और दूसरी जो वैल्यू, और पता है ये वाली वैल्यू आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली अगर मैं ये सारी चीजें नहीं पढ़ाती तो आर की ये वैल्यू डायरेक्ट पढ़ा के भी मेरा काम, मोल वाला रिलेशन जो पढ़ाने वाली हूँ वो हो जाता, पर फिर बहुत टाइम तक आपके लिए ये चीजें पता नहीं होती, तो मैं एक साथ पूरा पढ़ा देती हूँ। तो इफ प्रेशर इन बार, अगर मैं बार यूनिट में ले रही हूँ, एंड वॉल्यूम फिर से मैं लीटर यूनिट में ले रही हूँ, वॉल्यूम इन लीटर यूनिट, ठीक है बेटा, तब आर Yes. की वैल्यू 0.0831 होती है बेटा, बहुत क्लोजर टू दैट वैल्यू। क्यों इतना क्लोजर क्यों होती है? क्योंकि एटीएम और बार में बहुत क्लोज रिलेशन है ना, 10 to the power 5. 1.01 बार अप्रोक्सीमेटली। अब वो 3 to 5 भी हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या 1 एटीएम लगभग 1.01 बार कह सकती हूँ मैं? बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, आप ma'am. क्योंकि डेसिमल के 4-5 प्लेस तो ले नहीं रहे हैं आप कैलकुलेशन में, तो कभी आपको एटीएम बार में कोई रिलेशन बोले तो सेम मत कहना, 1.01 तक तो बोल ही देना। ठीक है, और क्या मैं अप्रोक्सीमेशन में आर को 1/12 जब ले रही हूँ तो ये तो 0.083 और हो रहा है, और क्लोज हो गया। तो फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसे भी क्या लिख देते हैं, 1/12। देखो क्यों, क्योंकि इन्हें पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। इसका मतलब क्या आप नोटिस कर रहे हो कि फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट, डेसिमल प्लेस में ही आंसर में फर्क पड़ेगा, तो हम बार और एटीएम को एक जैसा डील करके काम चला ले रहे हैं। बोलिए बेटा। Yes, ma'am. क्योंकि दोनों बहुत क्लोजर हैं। Yes. ठीक है, सब्जेक्टिव में थोड़ा खतरा है, तो जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता तब तक आर को आप अपनी मर्जी से अप्रोक्सीमेट नहीं ले सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ रही हूँ, तीसरी यूनिट भी तुमको बता दूं। इफ प्रेशर इन पास्कल यूनिट, पास्कल पीए लिखते हैं, याद है ना, एंड Yes, ma'am. अब मैं एसआई Yes, यूनिट ma'am. लिख रही हूँ बेटा, एसआई यूनिट, एंड वॉल्यूम इन लीटर यूनिट बेटा, सॉरी गलती कर दी, मीटर क्यूब, एसआई यूनिट ले रही हूँ ना, सुना? तो वॉल्यूम इन क्या, Yes, ma'am. मीटर क्यूब, हाईलाइट कर रही हूँ कि एसआई यूनिट ले रही हूँ मैं। देन एक छोटी सी बात पहले मुझे बतानी पड़ेगी। देखो जरा कि पीवी की यूनिट, यूनिट ऑफ पी इंटू वी, देखो एक नया फॉर्म ले लेती है भाई। प्रेशर हो गया पास्कल और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, तो क्या ये न्यूटन मीटर हो गया, और न्यूटन मीटर जूल होता है बेटा। Yes, ma'am. तो जो एसआई यूनिट ऑफ पीवी होती है, क्या, SI यूनिट ऑफ P इंटू वी विच इज पास्कल मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब तो होगा ही, लेकिन तुम उसे जूल भी लिख सकते हो। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, सबको ma'am. समझ आ Yes, रहा है? ma'am. Yes, ma'am. आनंदी, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? तुम बेटा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मुझे तब से आपकी चिंता हो रही है। मैम आप मेरी चिंता आप मत करो मैम, मैं आपके लेक्चर्स मिस नहीं करती हूँ, मैं सुन रही हूँ मैम, चैट लिखूंगी तो मेरा मिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, क्योंकि मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है। चलिए, सबकी रहती है इनफैक्ट। तो अभी मैं यहाँ पर
आर की वैल्यू अगर लिखूं तो आर यहाँ पे होता है बच्चों 8.314, ठीक है, 8.314 और पास्कल मीटर क्यूब पर मोल केल्विन, ये हो जाएगा। और पास्कल मीटर क्यूब को अभी तुम लोगों को बताया कि तुम उसे क्या लिख सकते हो, जूल, हाँ या नहीं, यस यस मैम। है ना। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं कि क्योंकि 8.314 भी कैलकुलेशन में मुश्किल है, तो ये लगभग जो है वो 25/3 25/3 जूल पर मोल केल्विन ले सकते हो आप। ये अप्रोक्सीमेट ले रही हूं मैं, राइट, अप्रोक्स लिख रही हूँ बगल में फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये भी आपके लिए एक मजेदार वैल्यू है जो आपके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करा देगा, लेकिन तभी यूज करना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। बाकी एक्यूरेट वैल्यू ये है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रही हूँ मैं, नोट करते चल रहे हो ना? यस मैम। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। अब मुझे जो पढ़ाना था ना, हम उस जगह अब आ पाए, ठीक। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी में वापस यूज करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन बता के बेटा, और उस कंडीशन का नाम है एनटीपी। लिखो कैपिटल फॉर्म में कॉपी में, एनटीपी। एनटीपी का नाम होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई रिपीट, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और बेटा जैसे ही ये वर्ड बोले एनटीपी कंडीशन, तो समझ जाना बिना बोले उसने आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर फिक्स करके दे दिया। प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 273 केल्विन। यानी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कभी बोलेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ या नहीं बच्चों, मेरी पॉइंट समझ आ गया? यस मैम। फिर से कह रही हूँ, अगर एनटीपी कंडीशन मैम क्वेश्चन स्टैंडर्ड में, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी होगा ना? अरे अब बता रही हूँ, वो इससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो पहले एनटीपी समझ आए, क्योंकि पहले एनटीपी पे सारा काम करती हूँ। तो एनटीपी में प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन होता है बेटा। और अगर मैं एसटीपी, अभी इसने टोक दिया तो मैं बता के रहूंगी, तो एसटीपी का फुल नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। लिख लो फिर, क्योंकि स्क्रीन हटा दूंगी और एनटीपी आगे कंटिन्यू कर दूंगी बेटा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ये वर्ड उसने बोला है कंडीशन, तो प्रेशर एक्चुअली 1 बार हो जाता है और टेम्परेचर 273 केल्विन। एक्चुअली क्योंकि बार और एटीएम लगभग सेम है, तो बहुत सारी पुरानी किताबें जो आप करोगे ना, तो उस पे एसटीपी एनटीपी एक जैसा डील करते रहते हैं, पर बच्चों दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और कोई स्पेशली एसटीपी पूछे तो 1 बार ही बोलना चाहिए विद 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एनटीपी पूछे तो 1 atm ही बोलना चाहिए विद 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सुना बेटा? यस मैम। ठीक है। अब मुझे एनटीपी पहले आगे कंटिन्यू करना है, पहले उसे सुनो। तो यदि मैं बेटा एनटीपी लेती हूँ, राइट, और आइडियल गैस को एनटीपी कंडीशन पे लेती हूँ, इफ वी टेक ठीक है, इफ वी टेक 1 मोल आइडियल गैस एट एनटीपी कंडीशन, बेटा एनटीपी ही लिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल आइडियल गैस लेती हूँ लेकिन एनटीपी कह दिया मैंने, तो क्या एनटीपी कहते ही 2 वैल्यूज अपने आप फिक्स हो चुकी हैं, एक प्रेशर इक्वल टू 1 atm और एक टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन, है ना। और 1 मोल मैंने अपनी मर्जी से लिया है। प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोल को कंडीशन में मत डाल दीजिएगा, निवेदन है आपसे। एनटीपी मैंने पहले ही पढ़ाया, एनटीपी एक सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर की कंडीशन का नाम है, और मोल तो गैस की आपकी मर्जी है, आप 1 मोल ले लो गैस, 2 मोल ले लो। अभी आपके रूम में जो है वो एनटीपी कंडीशन आ जाए, यानी प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एयर का मोल 1 हो गया, हाँ या नहीं? यस मैम। तो मोल मैंने अपनी मर्जी से 1 लिया है बेटा, मोल 1 मैं 2 भी ले सकती हूँ,
अभी 2 मोल लूंगी, 3 मोल लूंगी, 10 मोल लूंगी, x मोल लूंगी, लेकिन एनटीपी फिक्स कर रही हूं मैं। तो आई रिपीट कि इफ वी टेक, देखो वरना ये लाइन नहीं लिखती कि इफ वी टेक, यदि हम 1 मोल आइडियल गैस लें, वो भी एनटीपी कंडीशन पे, तब बेटा अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाती हूँ, ध्यान से देखो, और मैं इसमें 1 मोल डाल दूं और पी और टी की वैल्यू डाल दूं, तो क्या इस कंडीशन पे, एनटीपी कंडीशन पे, 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम सॉल्व होके आ जाएगा? बोलिए। यस मैम। वो मैं करने जा रही हूँ। मैं प्रेशर की जगह रख रही हूँ 1, राइट, वी को ऐसे ही खाली छोड़ रही हूँ, एन की जगह में रख रही हूँ 1 मोल ऑफ गैस है, ये प्रेशर ऑफ गैस है, ये वी ऑफ गैस है, टेम्परेचर उस सिलेंडर का है जिसमें है। आर की वैल्यू मैंने क्या कहा है, जब प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में निकालने वाले हो तो आर क्या होता है, बोलो, भूल गया आज की क्लास? 0.0821 या नहीं, इनटू टेम्परेचर Yes, इन ma'am. केल्विन। टेम्परेचर में क्या लिखाओगे, 273। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे कि मैं 1/12 लिख दूं, ये प्रॉपर तरीके से मुझे आपको कुछ वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस जो आ रहा है वो सॉल्व होके आता है 22.4 लीटर। अरे सुना मेरी बात बहुत ध्यान से? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैं इसके आगे लिख रही हूँ कि ये कब आया है, राइट, ये किसी भी गैस, कितने भी अमाउंट का वॉल्यूम नहीं है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट ओनली क्या, एनटीपी कंडीशन, हाँ या नहीं, बोलो। Yes, ma'am. यस यस तो मैम। बेटा इसे मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, जैसे मोलर मास था, 1 मोल का मास, जीएमएम, बोलो। Yes, ma'am. मैम मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की कंडीशन बतानी पड़ती है एट एनटीपी, क्योंकि एनटीपी पे ही ये 22.4 आया है। तो मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, 1 मोल गैस, और एनटीपी कहा है तुमने, तो एट एनटीपी ये वैल्यू बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व करी गई है, तो इसे 22.4 लीटर कहते हैं। और इसको वीएम लिखते हैं, जैसे जीएम लिखते हो ना वैसे इसे वीएम लिखते हैं। एंड इज ए मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी। एनटीपी वर्ड हटा दोगे तो कुछ और आ जाएगा ना, समझ गए बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो इससे मैं मोल का फॉर्मूला जनरेट कराने जा रही हूँ, ठीक है? तो देखो कैसे आएगा, इतना नोट कर लिया पहले बताओ? Yes, ma'am. यस मैम। साथ साथ नोट करते चलोगे ना तो मैं फ्लो में पढ़ाती चली जाऊंगी, ठीक है? वरना फिर बीच बीच में रुकना पड़ेगा, और मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है, ये मेरी नॉर्मल स्पीड कतई नहीं, ठीक है, राइट? तो फिर आप लिखते चल सकते हो, इतना टाइम आपको मिल रहा है। अब मुझे बताओ, क्या आपने वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, राइट, आइडियल गैस इज 22.4 लीटर सॉल्व कर लिया है? तो अब मैं उल्टा काम करती हूँ, मैं कहती हूँ कि यदि 22.4 लीटर आइडियल गैस ली जा रही, गैस अब आपके कोर्स में अभी आइडियल ही है, तो मैं आइडियल बोलूँ नहीं बोलूँ आप आइडियल समझना, फिर भी चलो एक बार लिख देती हूँ, आइडियल गैस ले रही हूँ एट एनटीपी कंडीशन, देन मोल ऑफ गैस बराबर क्या लिखूं? 1 mole. 1. इतना सोचा क्यों आपने? भाई 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है एट एनटीपी, तो फिर उल्टा बोले 22.4 लीटर एट एनटीपी लिया जाए तो मोल ऑफ गैस 1 हो जाएगा, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं 1 लीटर वॉल्यूम लेती हूँ आइडियल गैस एट एनटीपी, देन मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 1/22.4. 1/22.4। तो अगर मैं V लीटर गैस लेती हूँ आइडियल गैस एट एनटीपी, देन मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा? V by V/22.4. 22.4। बाय 22.4 लीटर। दोनों लीटर क्यों लिखे जानबूझ के बताओ? लीटर लीटर कट जाएगा, मोल यूनिटलेस आ जाएगा, बोलो, यस मैम। है ना? तो क्या मैं इसे Yes, ऐसा ma'am. फॉर्मूला उठाकर किनारे ले आती हूँ कि देखो देखो मैंने फॉर्मूला बना लिया मोल ऑफ गैस निकालने का बाय यूनिटरी मेथड। अब आगे से आप इसे डायरेक्ट यूज करो कि मोल ऑफ गैस निकालना है
तो वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन वहाँ कोने में मैं कंडीशन नहीं लिख पाई जो यहाँ लिखने जा रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर लिखना, और वो भी एट एनटीपी लिख रहे हो, तभी दैट इज डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। देखो ऊपर वाले Yes. वॉल्यूम पे ना, ऊपर वाले वॉल्यूम पे ना बेटा दो कंडीशन है। एक तो वॉल्यूम लीटर में लिख रही हूँ तभी नीचे लीटर में लिख रही हूँ, जिससे लीटर लीटर कटे। दूसरा एनटीपी पे लिख रही हूँ, वरना 22.4 से डिवाइड नहीं कर पाती क्योंकि वो मोलर वॉल्यूम ही नहीं होता। हाँ या नहीं? यस मैम। तो इससे Ma'am. मतलब है Yes, ये जो ma'am. कंडीशन है इस फॉर्मूले की, ये बिल्कुल याद रखें कि वॉल्यूम लीटर में लिख रहे हो और एनटीपी पे लिख रहे हो किसी गैस का, तो आप अगर उसे डायरेक्टली 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो तो आपको उस गैस का मोल मिल जाता है। इज इट ओके? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. अब उसके Yes, बाद ma'am. अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आपका मन कर जाए नहीं मैम मैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस एमएल में ही लिखूंगा, आपने जिद कर ली नहीं मैम मैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस एमएल में ही लिखूंगा, तो सलाह दो मुझे क्या करना चाहिए? 10⁻³ लीटर। मुझे लीटर को एमएल में कर लेना चाहिए, है ना, यानी इंटू 10 टू द पावर, डायरेक्ट लिख 22400. देती हूँ। राइट, लीटर को एमएल में करूंगी 22400. तो 22400 एमएल, तब एमएल एमएल कट जाएगा और मोल फिर से आ जाएगा, क्योंकि मोल को यूनिटलेस होना चाहिए। हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. इसलिए आपको यूनिट का यहाँ पे ध्यान देना होगा, और 22.4 या 22400 से तभी डिवाइड होगा जब गैस एनटीपी पर वॉल्यूम का डेटा दिया जाए। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बना है मोल का। एक तो मास वाला बना था, फिर नंबर ऑफ एटम्स वाला बना था, और फिर अब ये वॉल्यूम वाला बना। एक और बात छिपी हुई बहुत जरूरी अभी बतानी है बच्चों, हालांकि सभी बैचेस में कई बार मैं ये बात नहीं बोलती क्योंकि आप लोगों की बहुत इनिशियल स्टेज है, मगर आपने मुझसे एसटीपी पूछ लिया है तो फिर मैं आपको बताऊं कि जब आप एसटीपी पर राइट एक मोल गैस का वॉल्यूम निकालते हो, ये मैं नोट पॉइंट पे लिखाऊंगी, मेन स्ट्रिप में नहीं लिखाऊंगी, कि अगर आप एसटीपी पर हो तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कंडीशन, बेटा एसटीपी ऊपर लिखा दिया है, इज 22.7 लीटर एक्चुअली बेटा। अरे सुना आपने क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. 22.7 लीटर। तो उस हिसाब से तो मोल ऑफ गैस, यानी ये वीएम की वैल्यू होती है एट एसटीपी कंडीशन फॉर आइडियल गैस, तो उस हिसाब से तो फॉर्मूला ये बनना चाहिए था, है ना, इन लीटर एट एसटीपी, बताओ डिवाइडेड बाय क्या करूं मैं? बोलिए बेटा। 22.7। तो लेकिन ये आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के डीपीपी या पैकेज में मिलेगा, या कोई टीचर बताएगा, या फिर टीचर इसलिए भी नहीं बताता कि बच्चे इसे यूज नहीं करते, एक्चुअली किताबें यूज नहीं करती इसे, तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। एक्चुअली किताबें एसटीपी और एनटीपी को लगभग एक जैसा डील करती हैं, और इसलिए ये फॉर्मूला कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं होता। तो आप भी जब कोई किताब करोगे या हो सकता है कोई पैकेज करोगे, तो वो एसटीपी कह रहा होगा और 22.4 यूज कर रहा होगा। सुन रहे हो क्या बेटा? यस तो Yes, मैम। ma'am. मतलब वो Yes, ये ma'am. गलती कर रहा है और नंबर वो हमें देने वाला है, इसलिए हमें ये गलती करनी पड़ती है। वरना कभी अगर कोई थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि भाई मोल ऑफ गैस एसटीपी पे निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो आप 22.47 लीटर से डिवाइड करोगे, 4 से नहीं। इज इट ओके? यस। लेकिन Yes, ma'am. उसी नोट पॉइंट में मैं रेड कलर से ये लिख दूं क्योंकि वो वार्निंग है कि इन सम बुक्स एसटीपी एनटीपी एक जैसा यूज करते गए, ये गलत बात यूज करते हैं, तो हमें भी कई बार उसे यूज करना पड़ता है। लिखे इन सम जनरल बुक्स, right, STP and NTP used as similar condition, ठीक है, right, but accurate, ठीक है, accurate relation is
right? Approximately different, slightly different, is different. हो गया? ये बात आप नोट पॉइंट में बता दीजिए Yes, ma'am. कि एक्यूरेट रिलेशन इज डिफरेंट, वो उनमें थोड़ा तो फर्क है भाई, लेकिन अगर वो 22.4 के हिसाब से ही आंसर दे रहे हैं तो मैं मजबूर हूँ उसे यूज करने में। ठीक है बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलती हूँ, राइट? जितना हमारे पास समय उसमें हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और कुछ और जरूरी बातें अभी बतानी है, तभी आपकी डीपीपी हो पाएंगी। तो जरा लिखिएगा, एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन दे देती हूँ। 5.6 लीटर ऑफ O3 गैस, अभी सारी गैसेस को आप आइडियल मानेंगे बेटा, राइट? जब तक आप गैस स्टेट नहीं पढ़ते तब तक। 5.6 liter of O3 gas is given at NTP. Then calculate क्या क्या? mole of O3, mass of O3, number of O3 molecules. लो मैं सब पूछ रही हूँ, कर डालो। अभी ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, चलो पहला क्वेश्चन है मैं कर ली हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा आसान है ना? तो मुझे बताइए गैस कौन सी है? O3 O3 0.25 मोल मोल। ऑफ, एक बार कर देती हूँ बेटा मैं स्क्रीन पे, सभी बच्चों को दिख जाए। हाँ सही कह रहे बच्चे, शायद सही कह रहे, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी, शर्त है। एसटीपी भी कई बार बोले तो भी यही ले लेना, लेकिन अगर तुम्हारे को लगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर में 22.4 से डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है उससे बहुत करीब एक और आंसर है, तो खतरा है बेटा, हो सकता है उसने एसटीपी कहकर 22.7 यूज कर लिया हो। समझे कि नहीं बात? नहीं समझे आप? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो मतलब वो आपको क्वेश्चन करते टाइम ही पता चलेगा कि किताबों वाली गलतियां करनी है या फिर एक्यूरेट लेना है, आंसर देखकर आइडिया लगेगा। खैर, डिवाइडेड बाय में इसका वॉल्यूम कर देती हूँ 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम, तो दिस इज 5.6 अपॉन 22.4, दिस इज 1/4, दिस इज 0.25 मोल, राइट? अब उसने मुझसे क्या पूछा? मोल तो बता दिया मैंने। मास ऑफ O3, जिसका मोल उसी का मास अपॉन उसी का जीएमएम। ऑक्सीजन का O3 का जीएमएम क्या है? 48। 48, तो 48 48 ग्राम। इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से मास ऑफ O3 आ गया। बोलो कितना आ रहा है? 12 ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल 12 मैम। 12 आ गया, ठीक है, 12 ग्राम। इसी तरह उसने नंबर ऑफ O3 एटम मॉलिक्यूल पूछ लिए, बताओ। 0.25 Na। बिल्कुल 0.25 कोई NA। फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधा लिखना है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। कोई मोल का 0.25 फॉर्मूला लग के क्रॉस मल्टीप्लाई मत करें, डायरेक्ट लिख दें 0.25 NA। लेकिन देखो अभी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा कम पूछा था, अब देखो मैं क्या पूछने जा रही हूँ। एंड ऑल्सो कैलकुलेट, देखो अब इसका लेवल बढ़ा रही हूँ। मोल ऑफ O, राइट, मास ऑफ O, नंबर ऑफ O एटम्स। अब चलो ये भी पूछ लिया इसी क्वेश्चन में, अब बोलो और क्या 0.75। करूं? रुको रुको रुको, इतनी जल्दी मत करो बेटा, राइट? अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या वॉल्यूम ऑफ O3 शॉर्टकट। दिया था? रुको, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। क्या वॉल्यूम ऑफ O3 दिया था तो पहले तो मैं मोल ऑफ O3 निकालूंगी, मोल ऑफ O मत निकाल लेना बेटा। एक बात बताओ, क्या O नाम की कोई गैस सिलेंडर में घूम रही है? नो No, मैम। ma'am. नहीं। No, किस नाम की गैस सिलेंडर में घूम रही है? O3 तो O3. PV इक्वल टू NRT कौन फॉलो कर रहा है? O3 फॉलो कर रहा है या O3 O फॉलो कर रहा है? O3 O3. तो फिर O के लिए कभी ये फॉर्मूला मत लगा देना ईश्वर के लिए, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, अरे ma'am. समझ गए, Yes, ये ma'am. फॉर्मूला Yes, ma'am. सिर्फ उस गैस के लिए होगा, लेकिन तुम्हें गैस के एटम पूछे तो फिर मेरा वाला शॉर्टकट लगा के अप्लाई कर देना ना। Yes, ma'am. Yes, मेरे ma'am. कहने का मतलब, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों की गलतियां जानती हूँ कि वो क्या करते हैं। वो वॉल्यूम को 3 गुना कर देते हैं, भगवान कितना डेंजरस काम करते हैं कि मैम आप मोल 3 गुना करती हो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 3 गुना कर दूंगा मैं। अरे बेटा वो इसी सिलेंडर में उतरी है और O नाम की कोई गैस ही नहीं है, तो O वॉल्यूम कैसे लेगा? बोलो बेटा।
Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. सब लोग ध्यान Yes, से ma'am. समझो, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी O3 के लिए है, O के लिए नहीं है। तो फिर O के मोल पूछे मैम कैसे निकाले, अरे शॉर्टकट लगाना यार O3 के मोल निकालने के बाद, हाँ या Yes, नहीं? ma'am. तो Yes, बस ma'am. फिर तो हो गया, फिर तो शुरू हो जाओ, फिर तो तुमने पकड़ लिया। तो मोल ऑफ O3। अच्छा अभी एक और दिक्कत आएगी तुम्हें, मुझे पता है। अब मैं O3 लिख रही हूँ, तो मुझे बताओ O3 का क्या कोफिशिएंट है? 3 3. हाँ One. मुझे 1 पता था आप गलत 1 बोलोगे, 1 गलत 1. बोलोगे यार। 1 फिर से 1 तुम क्या गलती करी, तुमने 3 बोलकर किसका कोफिशिएंट बोल दिया? O हाँ देखो, Oh. मुझे पहले से पता होता है। अरे हर साल कितने 100 बार बच्चों को ये गलती करते देखती हूँ। हाँ मुझे देखो, इधर स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे क्या अब मोल ऑफ O, अगर नहीं O का कोफिशिएंट देख रहे हो तो O को डब्बे में बंद कर दो, तो O का जो नंबर दिखेगा वो O का कोफिशिएंट है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अगर O3 का कोफिशिएंट देख रहे हो तो O3 को डब्बे में बंद कर दो यार, तो O3 का कोफिशिएंट मिल जाएगा, वो मिलेगा 1, क्योंकि जब बाहर कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? 1। बोलो, Yes, ma'am. Yes, O ma'am. के बाहर कुछ नहीं लिखा है अगर, तो कोफिशिएंट क्या मानते हो? 1। तो वैसे ही O3 को पूरा डिब्बे में समेट लिया तुमने, तो O3 के बाहर जो लिखा मिले वो उसका कोफिशिएंट हो गया, यानी 1। अब तो गलती नहीं होगी ना? No, ma'am. राइट। तो मोल ऑफ No, O3 by 1 इक्वल टू मोल ऑफ O by 3, सही है? अरे Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. बताओ O का मोल यहाँ से क्या आ गया? 3 0.75 0.75. दैट मीन 0.75. हाँ 3 इंटू 0.25 यानी 0.75, सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और बात देखो बेटा, धीरे धीरे आप डेवलप कर रहे हो तो मैं शॉर्टकट भी अवॉइड करना चाहूंगी। मुझे बताओ O3 जब लिखा हुआ है तो क्या तुम्हारी आंखें ये साफ नहीं देख पा रही हैं कि O3 के एक मॉलिक्यूल में O के 3 एटम बैठे हुए हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सोचने में बच्चे को टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ये बेवकूफों की तरह शॉर्टकट पढ़ाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अब ये भी बताना चाहती हूँ, काम तो हो गया, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। आई रिपीट कि भैया ये शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस तरह डब्बा बना के कोफिशिएंट दिखाना, कोई बड़ा बच्चा देखेगा तो हंसेगा, कहेगा कैसे पढ़ रहे हैं ये लोग। लेकिन तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे लिए ऐसे ही जरूरत है। बट लेकिन आगे धीरे धीरे तो आप मैच्योर होगे ना, तो O3 के फॉर्मूले में ही दिख रहा है कि O 3 गुना है O3 की तुलना में, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर O3 का Yes, तुम ma'am. एक मॉलिक्यूल लोगे तो O के तो 3 एटम मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या ये बात मैं डायरेक्ट लिख सकती थी कि नंबर अगर 3 गुना मिलेंगे तो मतलब मोल भी तो 3 गुना मिलेंगे O3 से? बोलो। Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब इतना लंबा Yes, ये हर ma'am. जगह शॉर्टकट फॉर्मूला, हंसने वाली बात हो गई है अब। पर क्योंकि आपकी तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, या शायद बहुत ही कम नंबर क्लास हुई है, तो आपके लिए मैं अभी शॉर्टकट इस क्वेश्चन के लिए कर रही हूँ। पर आगे से जब तुम मैच्योर हो जाना तो आप डायरेक्टली लिखना ये। ओके, अब मुझे बताओ, जब मोल ऑफ O आ गया तो मेरा शॉर्टकट क्या होता है? जिसका मोल उसका मास अपॉन उसका ग्राम उसका एटॉमिक G. मास। तो क्या ये किसका ग्राम एटॉमिक मास लिखोगे आप? O का। सिमिलरली 16 जिसका मोल है ना, अच्छा नंबर तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, नंबर के लिए तो फॉर्मूला ना लगाऊं, तो नंबर ऑफ O एटम, बोलो क्या लिखो? मोल ऑफ O 0.75 एटम Na. Point इंटू Na, Na. यानी सीधा सीधा 0.75 Na। 75 Na. ये नंबर ऑफ O एटम्स है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, राइट। ma'am. लेकिन अगर आपने मास ऑफ O एटम पूछा, अभी देखो कुछ 12 आंसर आने वाला है, रुको अभी कुछ आंसर आने वाला है जो मैं तुम्हें समझाऊंगी क्या आ गया। अभी देखो, पहले 1 सेकंड दो मुझे। मोल कितना है O का बताओ? 0.75 वो 0.75. लिख लिया। और GMM क्या लिख रहे हो? 16 16. तो बताओ मास ऑफ O क्या आ गया यहाँ से? 12 12 gram. मैंने ऊपर ओजोन, अच्छा मास निकाल लिया, हाँ 12 ग्राम है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं मास ऑफ O3 निकालती हूँ, निकालो जरा 12 मोल ऑफ O3। 12 gram. अब मुझे बताओ दोनों सेम क्यों आ रहे वॉल्यूम बस से है? मैम क्योंकि ऑक्सीजन तो volume. है इसमें और कोई थोड़ी है.
ये बोला कोई, कौन बोला ऑक्सीजन उसमें है और कोई थोड़ी है, ये कौन मैम बोला? अभिषेक, अभिषेक, तेरा प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब है, क्या वापस बोलना? अभिषेक, अभिषेक। अभिषेक, अच्छा आवाज कट रही थी तो अभिषेक, हाँ अभिषेक ही सही है। जो पहले वाला बच्चा बोला वो तो खतरनाक बात बोला, वो पता नहीं क्या बोला था लेकिन बहुत खतरनाक बोला था। बेटा अभिषेक ने बोला है, अभी बिना मेरे बोले उसने फील कर लिया। मैम आपके सिलेंडर में O3 के अंदर सिर्फ O एटम है, तो आप O का अलग से मास निकालोगे तो वो जो मास आएगा, और O3 का मास निकालोगे तो जो मास आएगा वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि कोई और थोड़ी ना है उसके अंदर। अभिषेक तुम्हें पता है ये बात सबको समझ नहीं आई होगी, पता नहीं कुछ कॉमन बातें बच्चों को एकदम से समझ क्यों नहीं आती है। मैम आ गई। नहीं बेटा, मैं चाहे स्क्रीन के पीछे बैठी हूँ चाहे क्लास में हूँ, मुझे ना बिल्कुल क्लियर महसूस होता है कि सब बच्चों को समझ आया या नहीं। आपका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो बता देता है, रिस्पॉन्स में चिल्लाए बगैर बता देता है, पता लग जाता है टीचर को कि सब बच्चों को समझ आ गया या नहीं। अब मुझे बताओ, जिसको भी हल्का सा भी अंदर से कुछ है लेकिन शर्म के मारे पूछ नहीं रहा है, मुझे बताओ बेटा, अगर ये CO2 गैस होती, सुन रहे हो, तो CO2 का जो मास आता वो Yes. अलग आता, कार्बन का अलग आता और ऑक्सीजन का अलग आता, और जब आप कार्बन और ऑक्सीजन का मास जोड़ते तो CO2 के मास के बराबर आता, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, लेकिन ma'am. ये तो O3 नाम की गैस है, और O जितने भी हैं वो O3 के अंदर ही बैठे हैं, तो फिर जितने O3 का मास आएगा उतना ही O टोटल का मास आने वाला है। क्योंकि देखो, अगर वो ग्राम एटॉमिक मास 16 ले रहा है तो तुमने नोटिस नहीं किया उसने अपने मोल को 3 गुना कर लिया। अरे अगर GMAM 1/3 किया तुमने तो मोल 3 गुना हो गए उसके, नहीं दिखा? Yes, मैम ma'am. आ गया। Yes, ma'am. हाँ, इक्वली हो गया। तो जिसको नहीं समझ आया था और जो अजीब बात बोली गई थी, हाँ, वो अब नहीं बोला जाएगा, हाँ या नहीं? तो इसी गैस में, इसी Yes, में ma'am. अगर CO2 होता तो कार्बन का मास अलग आता, ऑक्सीजन का अलग आता और CO2 का मास अलग आता, और जब मैं कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ती तो CO2 के मास के बराबर होता, हाँ या नहीं? यस सर। हाँ, Yes, ma'am. लेकिन क्योंकि ये O3 और O है तो इनके मास को तो सेम होना ही था, क्योंकि और कोई एटम तो है ही नहीं अंदर। अब बोलो, क्लियर हो गया? यस सर। Yes, Yes. ma'am. अब देखो, मुझे हर वक्त ध्यान आता है कि तुम लोग DPP में क्या क्या फेस करने वाले हो। तो DPP 1 में तुम पहला ही क्वेश्चन जो फेस करने वाले हो उसी में फंस जाओगे, क्योंकि वो पहला ही क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन है। तो मैं तुमको बताती हूँ कि उसमें कैसी अजीब सी भाषा है, क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है और मुझे वो पॉइंट तुरंत आपको बताना है, वरना 2-3 क्वेश्चन में वो पॉइंट है, आप फंस जाओगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अपना सारा काम रोको और मुझे ध्यान से सुनो। देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको 2 तरीके की लैंग्वेज मिलेगी। कभी लिखा मिलेगा 2 ग्राम एटम, ठीक है, ऑफ कुछ भी मैग्नीशियम, ठीक है, और कभी लिखा मिलेगा 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम। आपको लग रहा है, जब तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया तब तक आपको लगेगा अरे दोनों एक ही बात है, लेकिन बात ध्यान से सुनना, जब भी ग्राम एटम वर्ड एक साथ लिखा मिलेगा, आपने इनफैक्ट होमवर्क मैंने Mole. दिया था, बिना टिक करे ऐसे ही रैंडम दे दिया था, आपने ये पहला क्वेश्चन ऑलरेडी फेस कर लिया है, और आपको अच्छा वॉल्यूम वाले मना करे थे मैंने। अब चुपचाप देखो मैं बोल क्या रही हूँ एक्चुअली। जब भी ये ग्राम एटम वर्ड आपको एक साथ लिखा मिले, राइट, और कहीं अगर ग्राम और एटम वर्ड के बीच में बहुत सारे वर्ड्स आ चुके हों, स्पेस आ गई चलेगा, वर्ड आ गए हों तो बिल्कुल मतलब अलग हो जाता है। जब भी ग्राम एटम वर्ड एक साथ लिखा होता है तो वो मोल का सिंबल होता है, यानी यहाँ पर एक्चुअली वो 2 मोल मैग्नीशियम एटम दे रहा है बच्चों, ध्यान से समझ लो, ग्राम एटम वर्ड, और हाँ, ग्राम एटम कहा है तो मोल ऑफ एटम होगा वो, यानी मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम यहाँ 2 हैं,
और यहाँ ग्राम और एटम के बीच में अगर 2-3 वर्ड्स आ गए हैं या कोई सिंबल आ गया है, स्पेस नहीं और कुछ वर्ड आ गया है, तो ये मास है। मास ऑफ मैग्नीशियम आपको 2 ग्राम दिया है, तो मोल क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का? 2/24 1/12। तो ये बिल्कुल अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। यहाँ मास ऑफ मैग्नीशियम क्या आएगा? मोल ऑफ मैग्नीशियम इंटू 48 बिल्कुल, यानी 2 इंटू 24 यानी 48 ग्राम। तो जिसे आप 2 48 ग्राम। ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम कह रहे हो, वो एक्चुअली 48 ग्राम मैग्नीशियम है। सुना आपने? यस मैम। लेकिन अगर आप दो, और ये मैं बड़ा स्पेशल पॉइंट नोट पॉइंट पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बीच में मिलने वाला है, ठीक है? और अभी बात पूरी नहीं करी है मैंने, आगे देखो। अभी यही काम अगर मॉलिक्यूल के लिए हो जाए, जैसे वो लिखे 2 ग्राम मॉलिक्यूल, स्पेस हो सकती है इस वर्ड में, ग्राम और मॉलिक्यूल के बीच में एक स्पेस वो दे सकता है, ठीक है? ऑफ वाटर कह दे और 2 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोल दे, तो जल्दी से बोल दो क्योंकि समय खत्म है। जल्दी बोलो बेटा, क्या करूं? क्या दिल में आ रहा है? मैम 2 2 ग्राम मोल मोल ऑफ ऑफ 2 H2O मोल molecule। ऑफ H2O हाँ, ये मॉलिक्यूल है। बात तो क्या यहाँ मोल ऑफ वाटर जो है वो 2 दिया हुआ, 2 तो मास ऑफ वाटर जो होगा वो 2 इंटू 18 36 36 ग्राम। लेकिन यहाँ पे वो 2 ग्राम दे रखा है। 1/9। हाँ बिल्कुल, ये 2 ग्राम है, मतलब मास में फर्क है। ये क्या लिख दिया मैंने? तो ये मास में फर्क है। तो मोल यहाँ पे, बल्कि जिसे आप मोल कहने की इच्छा रख रहे थे, वो तो 1/9 है। एक और बात, जो DPP 1 का क्वेश्चन है ना, नंबर 1 इनफैक्ट, उसमें उसने लिखा है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब यही मुसीबत हो गई, ठीक है? टाइम हो गया है, मैं बहुत जल्दी से आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन फंस जाएगा। नाइट्रोजन गैस बेटा नेचर में, प्रकृति में कैसी पाई जाती? N2 के फॉर्म में। N2 हाँ, Yes, लेकिन sir. ग्राम एटम वर्ड बोलकर उसने मोल ऑफ N बता दिया है 1। ये है उसमें गड़बड़। गड़बड़ नहीं, मतलब ये है क्वालिटी क्वेश्चन की। डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस है, लेकिन मोल ऑफ N 1 दे रहा है और उसका NTP पर वॉल्यूम पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस बता, 0.5 mole then। वॉल्यूम ऑफ गैस बता एट NTP, और आंसर आ रहा है 11.2 11.2 लीटर। बोल दिया 11.2 आपने, लीटर। राइट? क्यों? क्योंकि मोल ऑफ N अगर 1 है तो मोल ऑफ N2 बाई 1 0.5। बेटा बताने दो इन 0.5। बच्चों को जो नए हैं। मोल ऑफ N2, मैं शॉर्टकट लगा रही हूँ अभी जल्दी में, कि N2 में N2 का कोफिशिएंट 1 लेना और N का कोफिशिएंट 2, तो ये शॉर्टकट रिलेशन आ गया। यानी मोल ऑफ N, N2 किसके बराबर आ जाएगा? बोलो। मोल ऑफ N2 इज मोल ऑफ N/2, इसका मतलब 1/2, तो आधा मोल गैस है एट NTP। अरे हाँ या नहीं बेटा? Yes, तो sir. वॉल्यूम ऑफ Yes, N2 ma'am। गैस एट NTP क्या दिखाई दे रही है बच्चे? दैट इज 22.4 इंटू 1/2 यानी 11.2 लीटर। इज इट ओके? नोट कर लेना ये बात, बहुत 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 जरूरी। और होमवर्क बता रही यस हूँ, मैम। DPP 1 and 2 कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटना चाहिए, राइट? और पैकेज क्वेश्चन नंबर 1 से एक्चुअली रिएक्शन से पहले तक, इंपिरिकल फॉर्मूले से पहले तक, अब मैं देखना नहीं चाहती, टाइम हो गया है, तो क्वेश्चन 1 से 20 तक लिख लो, इतने में हो जाएंगे शायद। तो 1 to 20 ये होमवर्क लिख लीजिए और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे ही क्लास शुरू होगी पहले डिस्कशन होगा, बाद में आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है, अभी किसी को नोट करना है? ऊपर जाऊं? नो मैम। ठीक है, मैं बंद करने जा रही हूँ क्लास। किसी को नाइट्रोजन वाला नोट दिखा करना दीजिए है? मैम नाइट्रोजन वाला। हाँ, ये लो, बहुत बढ़िया केस है ये।
थैंक यू। ओके ओके। सर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें। सर लाइव स्ट्रीमिंग बंद करा दीजिए।